कैसे हैं आप सभी? सचिन वर्मा जी, अनुष्का, अमिता, अनुष्का मिश्रा, अमिता मिश्रा, अनुराधा, राजू सिंह, ऑल ऑफ यू। राजू जुड़ गए कि नहीं अभी तुम? सचिन वर्मा किसकी तैयारी कर रहे हैं? आज पहला दिन है क्या आपका सचिन जी? सभी खुश रहिए। अब तुम्हारे लिए दोबारा भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो आज जुड़े हैं, राजू सिंह, जो आज जुड़े हैं उनको मैटर तो दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा है आपको पुराना मैटर? अच्छा, एलटी पीजीटी, अच्छा पीजीटी के लिए भी जुड़े हैं। मैंने हिस्ट्री, एलटी और पीजीटी दोनों की तैयारी आप कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। पीजीटी का एक क्लास सिस्टम में ले चुका हूं और जीआईसी पीजीटी है, माने जीआईसी प्रोक्ता है या एलटी और यूपी पीजीटी? सचिन जी बताएं। सचिन जी, दो बात सामने आई। एलटी, तो एलटी ग्रेड में तो आपका ये हो गया टीजीटी, और जो आपने पीजीटी लिखा है वो यूपी पीजीटी के लिए है या आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए? क्योंकि दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक में प्री मेंस है, एक में मेंस नहीं है। अच्छा, दोनों के लिए जुड़े। सिर्फ आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए जुड़े हैं ना? जीआईसी प्रवक्ता मतलब पीजीटी, और उसमें पूरा लेवल आपका बेहतर होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा। तो आप उसमें क्या करिए, सारी क्लास लेने के साथ जो स्पेशल क्लास मैंने ली है उसमें भी आप जुड़ जाइए। तो स्टूडेंट के हिस्ट्री ग्रुप पे जुड़े हैं कि नहीं आप? व्हाट्सएप का एक हिस्ट्री ग्रुप है, सचिन वर्मा जी, उसमें भी जुड़ जाइएगा। सभी पीडीएफ वगैरह उसी में भेजता हूं, सभी पीडीएफ उसी में भेजता हूं यार। तो भाई, कल हम सभी ने क्या पढ़ा? कल हम सभी ने पढ़ लिया कि भाई चलो, पीजीटी जी दोनों है। कृष्ण मोहन, मैं तुम्हारा समझ रहा हूं, तुम्हारा तो मुझे पता है, तो उसमें मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। तो करवा लीजिएगा, कल फोन करके जुड़ जाइए। बस आप ऐप पर जुड़े हैं अभी, और वहां अभी नहीं जुड़े। रामायण यादव, रामायण यादव, आप भी आज पहला दिन दिख रहा आपका। अभी ग्रुप पर आप भी नहीं जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाइए। तैयारी किस चीज की कर रहे हैं आप, रामायण यादव जी? कमेंट्स कर दीजिए, बात आपसे भी हो जाए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, अब हम आपके लिए आज हम ये बताना चाहते हैं
ध्यान से समझिएगा। वेद हमारे बहुत ही पवित्र धरोहर है, प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनमें समय समय पर कई भाष्यकारों ने टीका लिखी, जैसे सायण की टीका बहुत मशहूर है। इसके अलावा इनमें कई प्रमुख रूप से अनुक्रमणी ग्रंथ लिखे हैं। नमस्कार सभी लोगों से, नमस्कार। रामायण यादव जी, आपके कमेंट नहीं आए बेटा, आप भी कमेंट्स करिए, क्या मामला। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस पूरी वैदिक संस्कृति का आधार वेद हैं और वेदों से संबंधित कई नई रचनाएं भी हुई हैं। इसके अलावा वेदों को सबसे कम शब्दों में समझने के लिए सूत्र साहित्य की रचना हो, सूत्रधार में मतलब समेट कर लिखने के लिए। सूत्र साहित्य जो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, बाद में लिखे गए, सूत्र रूप में लिखे गए, इसलिए उन्हें सूत्र साहित्य कहा गया। सूत्र साहित्यों में सबसे प्रमुख है वेदांग। वेदांग सूत्र साहित्य कहा जाता, और ये वेदों को समराइज करके लिखा गया। बाद में वेदों पर कई भाष्यकारों ने टीकाएं लिखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज उन्हीं की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो अति विशिष्ट हैं। कुछ पॉइंट्स में लिखूंगा। कल तो हमने एक पूरा इसका ग्रंथ लिखा था, चार्ट बनाया है ना। आज इसी समय में वेदांगों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए जो 6 वेदांग लिखे गए हैं, उनकी भी मैं चर्चा सोच रहा हूं कि इसी जगह कर दिया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है सभी बच्चे? कमेंट्स करिए। क्या बेटे? हाँ, थोड़ा आप लोगों का मैं यहां पर अच्छा, इसका तो दिया है ना, क्यों? इसका भी पॉइंट तो यार दे रखा है, क्यों बच्चों? अरे भाई ये बताओ, वेदांगों को भी तो दे रखा है हमने, वैदिक साहित्य। हाँ, वैदिक साहित्य के बारे में रख रखा ना। आइए, वेदांग। अच्छा, वेदांग सूत्र साहित्य का हिस्सा। वेदों को आसानी से एवं कम शब्दों में समझने के लिए सूत्र साहित्य के रूप में 6 वेदांगों की रचना की गई। ध्यान से समझना, ये वैदिक साहित्य में नहीं आते।
वेदांग वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ये विशेष टिप्पणी है ना। ये 6 कौन से हैं? क्रमशः, ध्यान से समझिए, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ठीक है, निरुक्त हो गया, ज्योतिष, एवं कल्प। आइए, शिक्षा क्या है? क्या है? वेदों की नासिका, वेदों की नासिका और वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु रचना। आइए, छंद क्या है? वेदों के पैर। देखो, वेदों का मानवीकरण हो रहा। पद्यात्मक, रचनाओं में प्रयोग। व्याकरण क्या है? वेदों का मुख, है ना। सूक्तों की रचना, सूक्तों एवं छंदों, छंदों की रचना के नियम। हाँ, निरुक्त, वेदों के कान, वेदों की आंख और वेदों के हाथ। तो पूरा मानवीकरण कर दिया गया। यहां देखिए, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र, ज्योतिष, ग्रह नक्षत्रों, प्रभाव का ज्ञान, कल्प, कर्मकांडों का विवरण। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक जानकारी है।
कर्मकांड के साथ साथ इसमें विधि विधान समाज के इसी में दिए गए हैं। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष, निरुक्त आचार्य पिंगल का है ना, आचार्य कश्यप का निघंटु, आचार्य कश्यप का निघंट, ये सबसे प्राचीनतम माना जाता है निरुक्त साहित्य। ज्योतिष हो गया। कल्पसूत्र तो बहुत ढेर सारे हैं। व्याकरण में पाणिनि का अष्टाध्यायी, छंद में आचार्य पिंगल का छंद सूत्र, आचार्य पिंगल का छंद सूत्र। एक मिनट, इसे फिर से मिटा के रख दे रहा हूं। छंद सूत्र, ये छंद के लिए, ये है वेदों का मानवीकरण। ठीक है, कल्प साहित्य बहुत बड़े हैं, आगे इनकी बात करूंगा मैं। कल्प सूत्र भी बता दे रहा हूं, ये 3 है मुख्यतः। कल्प सूत्र मुख्यतः 3 है। आइए जरा कल्प सूत्र का विस्तार यहीं ले लेते हैं। कल्प सूत्र तीन, पहला स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, दूसरा पूरी ये इसमें गृह सूत्र, और तीसरा धर्म सूत्र। अब आइए, इसी स्रोत सूत्र क्या है? यज्ञ संबंधी नियम, यज्ञ संबंधी नियम, और इसी का भाग, इसी का एक भाग, एक उपभाग सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र में यज्ञीय कुंड निर्माण की माप का उल्लेख करता, इसीलिए सुलभ सूत्र को भारतीय रेखा गणित का जनक कहते हैं। अब गृह सूत्र, पारिवारिक जीवन से संबंधित विधि विधान। आज सोलायन का गृह सूत्र बड़ा माने रखता। धर्म सूत्र, सामाजिक, धार्मिक एवं
राजनीतिक नियमों का उल्लेख, ये है कल्प सूत्र ना, जिनका वर्णन कल्प साहित्यों में किया गया है ना। कई कल्प साहित्य हैं, आगे बात होगी। बस क्लियर हो गया। अरे एविडेंस नहीं है ना बेटा, अरे इसमें कोई साक्ष्य थोड़ी दिया है, लेकिन हाँ वैदिक कालीन समाज के बाद की जो अवस्था है, सूत्र काल, उत्तर वैदिक काल के बाद की बात हो रही है। मिस्टर सैनी, सैनी जी ध्यान से सुनिए मेरी बात। कई मीमांसा है, हाँ, तो ये क्या है, ये बाद के समाज में, उत्तर वैदिक काल के बाद इनकी व्याख्या अपने तरीके से की गई, और समाज में इन्हें आसानी से समझाने के लिए सामाजिक व्याख्याकारों ने अपने अपने तरीके से इसका जो है उल्लेख किया। ठीक भाई, आगे बढ़े। अब देखिए जरा वैदिक साहित्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना। आइए, अब आइए, अनुक्रमणियां किसे कहते हैं। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने वेदों को सिद्ध का, वेदों को सिद्धों की वाणी, सिद्धों की वाणी का। तो सिद्धों की वाणी वेदों को किसने कहा, आनंद कुमार स्वामी। आइए, अनुक्रमणी, अनुक्रमणी ग्रंथ ये क्या होते हैं, वेदों से ही रिलेटेड है। ध्यान से देखिए बेटा, वैदिक संहिताओं को अशुद्धियों, अशुद्धियों से बचाने के लिए, बचाने के लिए रचित, माने जैसे समय के साथ वैदिक साहित्य की सूत्र साहित्य काफी लिखे गए, अब उनमें अपने अपने तरीके से व्याख्याकारों ने व्याख्या लिख दी, तो पता चला कि मूल ही नष्ट हो रहा। जब मूल ही नष्ट हो रहा है तो उसके लिए अनुक्रमणियां लिखी गई कि नहीं भैया मूल वेद में लिखा गया, आप गलत व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो यही अनुक्रमणी ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन अनुक्रमणीय ग्रंथों में अगर बात करूं, सबसे प्राचीन अनुक्रमणीय अगर ग्रंथ की बात करूं, कौन सा है,
आइए, ऋषि शौनक ने, सर्वप्रथम यही है, शौनक ने 10 अनुक्रमणी ग्रंथों की रचना की। तो अनुक्रमणी क्या है यह क्लियर हो गया समझने के लिए। कात्यायन, ये भी कात्यायन भी ऋषि हैं, ने सर्वानुक्रमणी ग्रंथ लिखा। सर्वानुक्रमणीय ग्रंथ की रचना की, है ना। और आइए, उस सबसे प्राचीन ऋषि शौनक का है अनुक्रमणी। बस इससे ज्यादा मत इसमें घुसो, मैं परेशान हो जाओगे। अब आओ, भाष्य क्या होता। भाष्य किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ की पुनर्व्याख्या भाष्य को ही टीका भी कहा जाता। जैसे रामायण की टीका या भाष्य रामचरितमानस थी। रामायण तो मूल रूप से महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, लेकिन उसके भाष्यकार या टीकाकार तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। अनुक्रमणीय ग्रंथ क्या है? जो वैदिक संहिताओं में अशुद्धियां आ जाती हैं, अशुद्धियां माने गलत व्याख्या कर देते हैं, है ना, उनको शुद्धतम रूप से दिखाने के लिए आगे के ऋषियों ने ग्रंथ लिखे कि नहीं वहां लिखा है आप गलत लिख रहे हैं, तो उसे निर्देश देना। तो कौन कौन से अनुक्रमणीय ग्रंथ है? ऋषि शौनक ने 10 अनुक्रमण लिखा, कात्यायन ने सभी को मिलाकर लिखा। अब टीका देखिए, अनुक्रमणीय ग्रंथों से टीका अलग है। अनुक्रमणीय ग्रंथ में मूल उल्लेख करते, मूल ऋग्वेद में मूल रूप से क्या लिखा था, जबकि भाष्य या टीका में अपने समय की चीजों से कंपैरिजन करते हुए उसका नवीन मूल्यांकन प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसीलिए एक प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन हैं? आइए, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार किसे माना जाता है? स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी, ये कई बार आया। ये कब किया? 625 एडी में। ये प्रश्न कई बार पूछा है। आइए आगे चल के शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के भाष्यकार है ना, हरि स्वामी। आइए आगे बढ़ते हैं। सामवेद, सामवेद के प्राचीनतम भाष्यकार माधव। आइए, जबकि अथर्ववेद
के प्राचीनतम भाष्यकार सायण, ये सब विजयनगर वाले हैं, माधव और सायण। ये कौन है? ये माधव और सायण, ये सब विजयनगर वाले हैं, है ना? क्या आ गया है? ठीक है भाई। ये माधव और सायण विजयनगर वाले साम्राज्य के हैं, जिन्होंने सामवेद पर प्राचीनतम भाष्य लिखा, अथर्ववेद पर प्राचीनतम भाष्य लिखा, ठीक है, और ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी है। वैसे मध्यकाल में ऋग्वेद पर मध्य काल में भाष्य लिखने वाले वेंकट माधव हैं, पूर्व मध्यकाल। ऋग्वेद पर पूर्व मध्यकाल में वेंकट माधव ने भी भाष्य लिखा। हाँ, तो समयानुसार ये चीजें आपको, भाष्य की चर्चा आपको मिलती रहेगी। एक नोट पॉइंट लिख लो, सायण द्वारा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता पर भाष्य लिखा गया था। ठीक है, अब नोटिंग पॉइंट नंबर 2, ऋग्वेद का आंग्ल भाषा में सर्वप्रथम अनुवादक विल्सन थे। विल्सन इसके अलावा ओल्डेनबर्ग ने ऋग्वेद के भाष्य का आंग्ल भाषा में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद किया था।
ठीक है दोस्त, पॉइंट नंबर 3, ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि जो हाथ से लिखी गई थी, पांडुलिपि भोजपत्र पर किस लिपि में मिली है? पांडुलिपि शारदा लिपि माने कश्मीर में, शारदा लिपि में उत्कीर्ण है। शारदा लिपि अधिकांशतः आपको कश्मीर घाटी में प्राप्त होगी। पॉइंट नंबर 4, ईरानी ग्रंथ अवेस्ता एवं ऋग्वेद की भाषा में काफी समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों भारोपीय भाषा में लिखे हैं। देखो लिपि अलग होती है, टीका और भाष्य एक ही है। आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी, रामायण यादव जी, आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी। देखिए, सामान्यतः जो आज का वेद आपको मिलेगा इसकी लिपि ब्राह्मी है, लेकिन सबसे जो पुरानी पांडुलिपि मिली उसकी लिपि शारदा लिपि। वर्तमान में जो मिलेगा संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, ध्यान रखना। वर्तमान में वेद की जो प्रति आपको मिले संस्कृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में प्राप्त है। ये इसलिए कहना पड़ रहा कि जो प्राचीनतम है भारोपीय लिपि भाषा, माने भारत और यूरोप की मिक्स भाषा, जबकि लिपि उस समय की शारदा थी। तो आज जो आपको मिलेगा संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, भारोपीय भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का मिश्रण, भारोपीय, हाँ, भारतीय प्लस यूरोपियों का मिश्रण। अब आइए, अच्छा अब ये बताइए आप लोग, ऋग्वेद पद्य में है या गद्य में? ऋग्वेद पद्य में है या गद्य में? सभी बताइए। नवीन शोध कहता है कि सब पद्य में है जो ऋचाएं। आपने जो कल लिखा ऋचा, ऋचा पद्य में है, बिल्कुल कृष्ण मोहन सही है। देखिए पद्य 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 3 पद्य में और यजुर्वेद मिश्रित है। ऋग्वेद
सामवेद, अथर्ववेद पद्यमयी रचना और यजुर्वेद गद्य और पद्य का मिश्रण। आगे बढ़ा जाए। अब एक एक वेद की चर्चा हो जाए यार। हाँ हाँ, यजुर्वेद आ रहा समझ में कि नहीं यार? कुछ बच्चे घबरा तो नहीं रहे हैं? इन जरा ग्रंथों की चर्चा हम कर दें। आइए, चार वेदों की विशेषताएं। ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद प्रत्येक खंड का आरंभ अग्नि की उपासना, अग्नि की उपासना से होता है। कुल 10 मंडल में विभाजित दूसरा से 7वां मंडल, जिसे ऋषि मंडल कहते हैं, सर्वाधिक प्राचीन। पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, तो सबसे नए मंडल पहला और 10वां है, जबकि 2 से 7वां मंडल सबसे पुराने हैं। आइए, सर्वाधिक सूक्त पहले मंडल में, 10वें मंडल में क्या है? सर्वाधिक मंत्र। 10वें मंडल सर्वाधिक सूक्त माने श्लोक पहले मंडल में, और सर्वाधिक मंत्र 10वें मंडल में। अब आइए, सबसे कम सूक्त व मंडल, सबसे कम सूक्त एवं मंत्र किसमें है? दूसरे मंडल में, सेकंड। दूसरा मंडल
सबसे कम है, सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा सूक्त पहले में, सबसे ज्यादा मंत्र 10वें में। आइए, 10वां मंडल जो वंश मंडल है, ऋषि मंडल, या इसी को वंश मंडल, या इसी को कुल मंडल कहते हैं। कुल, क्योंकि इन्हीं ऋषियों को हर भारतीयों का पूर्वज माना जाता है। सप्तऋषि मंडल, बिल्कुल इन्हीं को ही सप्तऋषि मंडल कहा जाता, बिल्कुल आज का। सबसे बड़ा मंडल 10वां होगा भाई। अब आज का जिसमें सबसे ज्यादा सूक्त, सबसे ज्यादा मंत्र, तो सबसे बड़ा मंडल आपका 10वां होगा। सबसे बड़ा मंडल, है याद आया? नहीं, नहीं कन्फर्म है? बताओ, सबसे बड़ा यही है। चलो अब देखिए बेटा, अब आओ जो ये ऋषि मंडल, वंश मंडल या कुल मंडल है, इनका हम उल्लेख कर दें। ये 10 मंडल के रचयिता, सबका उल्लेख। 10 मंडल एवं उनके रचनाकार। 10 मंडल एवं उनके रचनाकार या संबंधित ऋषि। आइए, प्रथम मंडल दीर्घतमा, अंगिरा। एक और है मधुच्छंदा, ये हो गए पहला। दूसरा मंडल गृत्समद एवं भार्गव, गृत्समद एवं भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र, गायत्री मंत्र का इसी उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख। चौथा वामदेव, कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख। पांचवा ऋषि अत्रि। छठवां भारद्वाज।
सातवां वशिष्ठ। अब देखिए, यही दूसरा से लेकर सातवां, यही ऋषि मंडल कहा जाता। अब आइए आठवां कण्व एवं अंगिरस। कण्व एवं अंगिरस। आइए नवां पवमान अंगिरा। पवमान अंगिरा, इसी में सोम वनस्पति को समर्पित है पूरा मंडल है, जो देवताओं का प्रिय पेय था। अमृत कहते सोम। और 10वां सबसे बाद में जो क्षुद्र सूक्तीय, ये किसी ऋषि को नहीं है, क्षुद्र सूक्तीय है, कोई ऋषि नहीं है, एवं महासूक्तीय, सूक्त आधारित है, इसलिए ऐसा कहा गया। अब इनमें क्या क्या खास बातें हैं? 10वें मंडल में गायत्री कहां से लेके आ रहे हो? यानी यही है सब तुम्हारा। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, कहां पढ़ लिया? आज का तुम पढ़ नहीं पाए, मंत्र बड़ा है उसमें, एक लाइन में बताया, तुम समझ नहीं पाए। सबसे ज्यादा मंत्र है प्रथम में, मंत्र। दास राज युद्ध का वर्णन 7वें में है। अभी आगे सारे मंडलों का डिटेल होगा, धैर्य बनाओ। 7वें मंडल में है दास राज युद्ध, अभी इसका डिटेल दूंगा, इतने में नहीं खत्म हो रहा अभी। ठीक है भाई, ये हो गया। बहुत कुछ है अभी, बहुत कुछ है, शांति बनाइए। गोत्र उत्तर वैदिक काल, गोत्र उत्तर वैदिक काल में गौशाला से, ये समझ में आ गया? आइए, क्योंकि बड़ा जटिल है यहां तक, इसके बाद सब आसान हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले हमने जो आज उल्लेख किया वो वेदांगों का सूत्र साहित्य के रूप में, क्योंकि वेदों को आसानी समझने के लिए शॉर्टकट में लिखा गया, लेकिन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है, सूत्र साहित्य है। 6 हैं, शिक्षा को वेदों की नासिका, छंद को वेदों का पैर, व्याकरण वेदों का मुख, निरुक्त वेदों के कान, ज्योतिष वेदों की आंख, कल्प वेदों के हाथ। अब आइए, शिक्षा वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए बनाया गया, छंद वेदों के पद्यात्मक रचनाओं के लिए, और छंद साहित्य से संबंधित सबसे पुराना सूत्र है आचार्य पिंगल का छंद सूत्र। व्याकरण का सबसे पुराना सूत्र है पाणिनि का अष्टाध्यायी, है ना, जो वेदों की में जो सूक्त और छंद लिखे गए हैं उनकी कैसे रचना होती, व्याकरण। निरुक्त में कौन सा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, कौन सा शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में पूरा है। सबसे प्राचीनतम व्युत्पत्ति शास्त्र का ग्रंथ है आचार्य कश्यप का निघंटु। ज्योतिष वेदों की आंख कही जाती, जो सब दूरदर्शी होती, फ्यूचर को देख लेती है, ग्रह नक्षत्रों का जीवन पर प्रभाव क्या है, ये सब है। तो प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ है लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। वेदों का हाथ कर्मकांडों और विधि विधानों का नियम है कल्प सूत्र में, कल्प साहित्य में। तो कल्प सूत्र की बात मैंने की,
कल्प साहित्य को 3 भाग में बांटा गया, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं और इन्हीं यज्ञ संबंधी नियमों में एक इसका उपभाग है शुल्ब सूत्र, जिसमें यज्ञ कुंडों को कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए इसके लिए बताया गया। इसीलिए इसे भारतीय रेखा गणित का जनक कहते हैं। शुल्ब सूत्र ये न दिया जाए तो स्रोत सूत्र कर देंगे। गृह सूत्र में पारिवारिक जीवन से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे परिवार मिलजुल के रहे। धर्म सूत्र में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों का उल्लेख है कि राजा का क्या धर्म है, समाज में लोगों का क्या धर्म। आनंद कुमार स्वामी ने वेदों के महत्व को देखते हुए इसे सिद्धों की वाणी कहा। अनुक्रमणी ग्रंथ होते वैदिक संहिताओं की अशुद्धियों को बचाने के लिए बाद में लिखे गए। सबसे प्राचीनतम अनुक्रमणीय ग्रंथ ऋषि सौनक ने लिखा, 10 अनुक्रमणी लिखा। बाद में कात्यायन ने सर्वानुकरणी, सबको टारगेट करके लिखा। टीका या भाष्य किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ की पुनर्व्याख्या होती है समय के अनुसार। जैसे रामायण की टीका महाकवि तुलसीदास जी की रामचरितमानस। ऋग्वेद का प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं जो 7वीं शताब्दी में लिखते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के प्राचीनतम भाष्यकार हरि स्वामी। सामवेद के प्राचीनतम भाष्यकार माधव। अथर्ववेद के प्राचीनतम भाष्यकार सायण, ये विजयनगर वाले। ऋग्वेद को पर पूर्व मध्यकाल में टीका लिखने वाले वेंकट माधव। सायण द्वारा कृष्ण यजुर्वेद की 73 संहिता पर टीका लिखी गई थी। ऋग्वेद का आंग्ल भाषा में पहला अनुवाद विल्सन ने किया। इसके अलावा ओल्डनबर्ग ने ऋग्वेद के भाष्य पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। ऋग्वेद की प्राचीनतम पांडुलिपि माने हाथ से लिखी हुई प्रति जो भोजपत्र पर लिखी गई वो शारदा लिपि में उत्कीर्ण है, जबकि वर्तमान लिपि संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में। और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की भाषा में काफी समानता है क्योंकि दोनों ही भारूपीय भाषा में लिखे गए। अब इसके बाद चारों वेदों की विशेषताओं में ऋग्वेद का पहले मैंने उल्लेख किया है। प्रत्येक खंड अग्निश की उपासना से आरंभ होता है। कुल 10 मंडल है। 2 से 7वां मंडल सबसे पुराना, जिसे ऋषि मंडल, वंश मंडल, कुल मंडल कहते हैं कि इन्हीं से आधुनिक पीढ़ी का विकास हुआ, जन्म हुआ। 2 से 7वां सबसे पुराना, पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़ा गया। पहले में सबसे ज्यादा सूक्त है, 10वें में सबसे ज्यादा मंत्र हैं, इसीलिए सबसे बड़ा। और सबसे कम सूक्त और मंत्र दूसरे मंडल में। आइए बाकी 10 मंडल और उनकी रचना का सामने। प्रथम मंडल दीर्घतमा अंगिरा मधुच्छंदा, दूसरा ग्रीष्मत भार्गव, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, 5वां अत्रि, 6वां भारद्वाज, 7वां वशिष्ठ, 8वां कण्व और अंगिरस, 9वां पौमान अंगिरा, 10वें में किसी भी ऋषि का कोई उल्लेख नहीं है। सूक्त लिखे 10वें मंडल में ऋषि नहीं। आ गई बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत किसी को अब तो नहीं है? ये थोड़ा ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रहा? सभी लोग कमेंट्स करके बताएं। सूक्त नहीं समझता? सूक्त जो है यूं समझ लो, छोटे छोटे सेंटेंस में श्लोक बनाए जाते या रटाने के लिए उनके छोटे छोटे लाइनें बनाई जाती संस्कृत भाषा में, उन्हें सूक्त कहते हैं। सूक्त श्लोक छोटे छोटे, शॉर्ट टर्म, छोटे टिप्पणी, जिसे आसानी से याद हो। चलो, नहीं हमें तो लग रहा है ज्यादा हो रहा है, इतना कहां आता हुआ था। रटाया जाता, रटंत विद्या। हाँ तो दोनों की महत्ता तभी होगी ना। जी शॉर्टकट में, शॉर्ट
जो नोट्स है वो भी अपना महत्व रखता है और क्लास भी महत्व रखती है ना। क्लास और नोट्स दोनों का संगम आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। समझ रहे हैं श्री जी? नोट्स और क्लास दोनों मिलके आपको बलवान बना देंगे, सुपरमैन बना देंगे। और उसके बाद सबसे सबका निचोड़ मिक्स मक्खन आपका अभ्यास प्रश्न होगा, है ना। तो तीनों के संगम से आप सर्वोच्च शिखर पर होंगे और आप सभी का चयन होगा। ठीक है भाई, मिक्स है। एक, चलिए बस यहीं सर, सब करिए, नोट्स भी पढ़िए, नोट्स भी पढ़िए। कई चीजें हो सकता है कि यहां बोर्ड पर चर्चा ही ना कर पाऊं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर चीज यहां बोर्ड पर चर्चा हो। देखिए, अगर पूरा 5000 साल का इतिहास नोट्स एक एक पॉइंट बोर्ड पर लिख के पढ़ाएंगे तो संभव नहीं है, और ये ऑनलाइन क्लास है बेटा, और 2 साल पढ़ाएंगे तब भी इतिहास खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए दोनों का संगम करिए, कुछ विशिष्ट चीजें बोर्ड पर, कुछ कॉमन चीजें नोट्स में, तो दोनों का संगम कराइए। ये वहम मत पालिए कि सिर्फ और सिर्फ आप क्लास पढ़ेंगे ना, इम्पॉसिबल। नोट्स और ये दोनों मिक्स करके समयानुसार चीजें होंगी। वैसे भी जिसने पढ़ा वो पाया कि नोट्स में जो है वो बोर्ड पर कम है, तो इसीलिए दोनों मिक्स हो गए, है ना। तो जो बोर्ड पर नहीं है वो नोट्स में है, कुछ चीजें दोनों में है। ठीक है ना। तो ये कतई आप लोग इसमें ना सोचें। पुराना तुम यार, राजू सिंह तुम किस दुनिया में हो यार? तुम ऐप पर भी नहीं जुड़े हो क्या? ऐप पर क्लास ले रहे हो और तुम कह रहे हो पुराना वीडियो नहीं मिला। तुम पुराने स्टूडेंट होने के बाद तुम्हारे ये सब बातें, तुम कहां सो रहे हो भैया? इसी ऐप पर सारी पुरानी क्लास दी गई, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा, हवा हवाई बात कर रहे हो। इसी ऐप पर सारी पुरानी क्लास है, और तुम तो पुराने खुद ही स्टूडेंट हो, तुमको नए भी मिल रहे हैं। जो भी बात ना समझ में आए वहां कोचिंग में पूछा करो। तो इस पर मिला तो वही पढ़ो, और क्या पुराना लोगे। जो पढ़ रहे हो उस पर पूरी क्लास एक बार नहीं है, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ाया हुआ, उसको पढ़ो एक तरफ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। क्या श्री जी, कहां मुस्कुरा रहे हैं? दूध मम्मी, चलो थैंक यू।